हेलो एवरीवन, ये विजन आईएएस की मैगजीन है अक्टूबर 2025 की। ये हिंदी माध्यम के लिए है। इसमें राज्य व्यवस्था एवं शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा, इसके सभी टॉपिक्स हो चुके हैं। इसमें अगला टॉपिक है पर्यावरण, एनवायरनमेंट, और ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। मोस्टली यहाँ से क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। इसमें पहला टॉपिक है सतत विकास लक्ष्यों के 10 वर्ष। सतत विकास लक्ष्यों के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूएन के द्वारा इन्हें अपनाया गया था और इन्हें वैश्विक लक्ष्य भी कहा जाता है। 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सतत विकास लक्ष्यों के बारे में है। सतत विकास लक्ष्यों को पहली बार पर्यावरण और विकास पर जो विश्व आयोग की रिपोर्ट थी, विश्व आयोग की रिपोर्ट 1987 की ब्रुटलैंड भी कहीं कहीं लिखा होता है, रिपोर्ट थी, इसमें परिभाषित किया गया था। अब इस रिपोर्ट में देखते हैं, जो नॉर्वे के पीएम थे ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड, वो इसके अध्यक्ष थे। जो 1987 की ब्रुटलैंड रिपोर्ट थी और इसमें हमारा साझा भविष्य विश्व पर्यावरण और विकास आयोग द्वारा जारी किया गया था। हमारा साझा भविष्य पूछा जा सकता है कि किस रिपोर्ट में बताया गया था। ये विश्व पर्यावरण और विकास आयोग के द्वारा जारी की गई थी, जो ब्रुटलैंड रिपोर्ट थी, WCED, इसके द्वारा जारी की गई थी। और इसने सतत विकास की जो अवधारणा है उसको भी परिभाषित किया था। सतत विकास का मतलब इसी रिपोर्ट में बताया गया था पहली बार। और ये एक ऐसा विकास है जो सतत विकास है, भविष्य की जो पीढ़ियां होंगी उनकी क्षमता से समझौते किए बिना जो वर्तमान की ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतों को ये पूरा करती हो, तो उसी को ही बोला जाता है सतत विकास। इसमें यही यहाँ पर बताया गया है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा अपनाया था। 2015 में जो यूएन के सभी देशों ने, इसमें 17 सतत विकास है, जो SDG हैं, 17 गोल्स हैं, और इनमें 169 17 तो इसके सतत विकास लक्ष्य हैं जो SDG हैं, और इसके 169 उपलक्ष्य भी इसमें शामिल हैं। अब SDG ये एक वैश्विक आह्वान है। इसका जो उद्देश्य है निर्धनता और असमानता को समाप्त करना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है, और यह सुनिश्चित करता है कि जो सभी लोग हैं उनको स्वास्थ्य, न्याय, समृद्धि को ले जा सके और इसमें कोई भी पीछे ना छूटे। सबको एक समान धारा में चलना है और आगे की तरफ चलते जाना है। इसका यही मतलब है जो सतत विकास लक्ष्य है। इसमें आगे देखेंगे, इसमें दिए हुए भी हैं 17 गोल्स। SDG प्राप्त करने की दिशा में प्रगति, इसमें 10वें संस्करण के अनुसार जो सतत विकास रिपोर्ट है 2025 में इसका 10वां संस्करण जारी भी हुआ और फिनलैंड को इसमें पहला स्थान मिला है और इसके 87 अंक हैं। और उसके बाद है दूसरे नंबर पर स्वीडन। ये 2025 की रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर है स्वीडन और तीसरे स्थान पर है डेनमार्क। इसमें यहाँ पर भारत का देखें, 2015 के बाद से SDG पर सबसे तीव्र प्रगति दर्शाई गई है और सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों के प्रति उच्च प्रगति से भी प्रेरित है। कहाँ पर? पूर्वी और दक्षिण एशिया ने। ये 2015 के बाद से SDG पर पूर्वी और दक्षिण एशिया ने सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों के प्रति प्रगति प्रेरित की है। केवल 17% ही जो SDG लक्ष्य हैं 2030 तक प्राप्त किए जाने की राह पर है। जिस तरीके से अभी प्रगति चल रही है वो 2030 तक केवल 17% ही प्राप्त किया जा सकेगा जो SDG गोल्स है। इसमें यहाँ पर भारत की प्रगति के बारे में बताया गया है 2025 की रिपोर्ट में कि 100 देशों में पहली बार भारत इसमें शामिल हुआ है। यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार, ऐसा लगेगा कि पहले भी शामिल हुआ होगा क्योंकि 10 साल हैं, 10 सालों में तो एक दो बार आया ही होगा। तो इसमें भारत का जो स्थान रहा है वो है 99वां और पहली बार 100 देशों में शामिल हो गया है। और भारत के जो अंक मिले हैं वो 67 अंक मिले हैं भारत को। इसमें SDG 1
इसमें गरीबी उन्मूलन की बात करता है कि गरीबी नहीं होगी। अब 2015-16 से 2019 से 21 के बीच में 135 मिलियन से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती है उससे बाहर निकल चुके हैं। और ये नीति आयोग एसडीजी इंडिया सूचकांक 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार है। इसे मेंस में लिखते टाइम इस डाटा को यूज भी किया जा सकता है। अब 4 पेपर हैं उसमें किसी में भी यूज हो जाएगा कि 2015-16 से 2019 से 21 के बीच में 135 से अधिक जो लोग हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकल चुके हैं। अब इसमें एसडीजी 2 की बात करें, जब पहले में गरीबी खत्म हो गई तो भुखमरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसमें यहाँ पर कुपोषण की दर घटकर 2021 से 23 में 13.7% रह गई है और ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। एसडीजी 3, अब यहाँ पर भुखमरी खत्म हो गई। भुखमरी पहले में गरीबी खत्म हो गई, फिर भुखमरी, अब भुखमरी खत्म हो गई तो अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा तो खुशी होगी। अब यहाँ पर जो मातृ मृत्यु दर है वो 1 लाख जीवित जन्मों पर 130 2014-16 से घटकर अब ये कितनी यहाँ पर 80.5 2030 में रह गई है। अब ये इसमें थी 130। जो मातृ मृत्यु दर है इसमें 1 लाख अगर जीवित जन्मों पर 130 थी 2014 से 16 और अब घटकर 2023 में 80.5 रह गई है। एसडीजी 4 की बात करें तो ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अब अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, खुशहाली होगी तो पढ़ाई अच्छी होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी। इसमें यहाँ पर जो प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर है वो इसमें करीब 100% ही है कि 99.9% तक पहुंच गई है। और ये सतत विकास रिपोर्ट SDR रिपोर्ट 2025 में बताया गया है। SDG 5 जो लैंगिक समानता की बात करता है, इसमें जब शिक्षा आएगी, सब लोगों में शिक्षा होगी तो यहाँ पर लैंगिक समानता होगी। अब इसमें आधुनिक विधियों से जो संतुष्ट परिवार नियोजन की मांग 2024 में बढ़कर ये 77.5% हो गई है। ये भी SDR 2025 रिपोर्ट में बताया गया है। SDG 7 में इसमें किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा इससे रिलेटेड है और 2022 में 99.2% आबादी के पास विद्युत तक पहुंच थी। ये भी इसी रिपोर्ट में बताया गया है। SDG 9 ये उद्योग नवाचार अवसंरचना, इसमें 2024 में 88.6 करोड़ सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2024 के अनुसार ये बताया गया कि 2024 में जो सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं वो कितने करोड़ हैं, 88.6 हैं। 88.6 करोड़ लोग हैं जो सक्रिय इंटरनेट उपयोग करते हैं। अब भारत के विकास योजनाओं में एसडीजी का एकीकरण क्या है? संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण भारत ने एसडीजी को लागू करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है जो तीनों स्तर पर, केंद्र स्तर पर भी, राज्य और स्थानीय स्तर पर भी, और ये ऊर्ध्वाधर रूप से और विभिन्न मंत्रालयों में भी। अब जैसे यहाँ पर स्थानीय स्तर हो गया, ये स्थानीय स्तर है, और फिर उसके बाद राज्य और फिर यहाँ पर केंद्र है। यहाँ पर इस तरीके से अब इसमें जो राज्य में जो भी यहाँ पर मंत्री होंगे उसमें भी इसको क्षैतिज रूप से उसको बोला जाएगा, ये ऊर्ध्वाधर रूप से हो गया। और ये जो होगा यहाँ पर ये क्षैतिज रूप से, इसमें भी जो मंत्री होंगे वो भी, और इसमें जो भी लोग शामिल होंगे स्थानीय स्तर पर वो भी यहाँ पर एकीकृत रूप से इनको शामिल किया जाएगा, मंत्रालय और विभागों को। ये क्षैतिज हो जाता है। और जो ऊर्ध्वाधर जैसे केंद्र सरकार, स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार, तो ये ऊर्ध्वाधर हो गया। और जो भी इसमें शामिल लोग होंगे वो भी इनको एकीकृत करता है। नीति आयोग केंद्रीय समन्वय निकाय के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग इसके लिए जो एसडीजी कार्यान्वयन को सुगम भी बनाता है, प्रणालीगत संरेखण सुनिश्चित करता है, और नीति आयोग राज्य समर्थन मिशन समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा भी देता है। और ये नीचे से ऊपर की तरफ, बॉटम से
अप दृष्टिकोण और सशक्त भी करता है। डेटा संचालित प्रतिस्पर्धी संघवाद, ये नीति आयोग का जो एसडीजी, भारत में एसडीजी से रिलेटेड जो भी सूचकांक जारी किए जाते हैं वो नीति आयोग करेगा। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक और जो एसडीजी 17, इनसे एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है किसी भी पेपर में, चाहे वो यूपी पीसीएस के हों या अदर पीसीएस के हों, और यूपीएससी में भी अगर प्रीलिम्स में नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा तो इनडायरेक्ट यूज हो जाता है, या फिर मेंस में तो होता ही होता है। 17 जो एसडीजी गोल्स हैं। स्थानीयकरण, जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स, ये सीधे पूर्वोत्तर राज्यों में लक्षित निवेश को बढ़ावा दिया है। और पीएम डिवाइन जो योजना है, ये पीएम डिवाइन योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही लागू की गई है। इसके तहत $825 मिलियन का निवेश भी शामिल है। एसडीजी का जो संस्थागतकरण है, इसमें एसडीजी की दिशा में किए गए प्रयासों को संस्थागत रूप देने और मुख्य धारा में लाने के लिए एसडीजी समन्वय और त्वरण केंद्र स्थापित किए हैं, जिससे जवाबदेही और कार्यान्वयन क्षमता में सुधार हुआ है। समावेशी और न्याय संगत रूप से ध्यान भी दिया गया है। जो भी यहाँ पर आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ये भी किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत। और ये विभिन्न सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का भी समाधान करेगा। सामाजिक और वहाँ पर आर्थिक चुनौतियाँ किस तरीके से आ रही हैं उनका समाधान करेगा। जिम्मेदारियाँ, विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा भी किया जाता है। इसमें उदाहरण यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार आकांक्षी जिला ने एडीपी के कार्यान्वयन के ये केवल 3 वर्षों में ही विकास परिणाम में सुधार का अनुभव भी किया है। यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया गया है कि जो एडीपी का कार्यान्वयन है उसके 3 वर्षों में ही उसका जो परिणाम है उसमें सुधार के अनुभव किए गए हैं। एसडीजी को प्राप्त करने में जो आने वाली चुनौतियां हैं, अब यहाँ पर डेटा की उपलब्धता नहीं है, डेटा की उपलब्धता कम है। अब जैसे देख सकते हैं, जैसे एसडीजी इंडिया सूचकांक है 2023-24, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर डेटा की अनुपलब्धता के कारण एसडीजी 17 के संकेतक को नहीं मापता है। और इसमें बोला गया है रिपोर्ट में कि 2030 तक केवल 17% ही जो एसडीजी गोल्स हैं उनको प्राप्त किया जा सकेगा, जिस तरीके से अभी रफ्तार चल रही है। क्षेत्रीय असमानताएं भी हैं, जैसे जो मल्टी पावर्टी यहाँ पर इंडेक्स रिपोर्ट है, इसमें 2023 के अनुसार बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जो नॉर्थ वाले राज्य हैं और साउथ वाले राज्य हैं उनमें तो बहुत कम निर्धनता है, और ऊपर वाले राज्यों में देखें जो भी नॉर्थ में आते हैं उनमें ज़्यादा निर्धनता देखने को मिलती है। जैसे सिक्किम, तमिलनाडु, पूरे भारत में सबसे कम निर्धनता दर्ज की गई है केरल, सिक्किम और तमिलनाडु। और सबसे ज़्यादा इसमें देखें तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और भारत के सबसे निर्धन राज्यों के रूप में उभरे हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रीय असमानताएं देखने को मिलती हैं। वित्तीय बाधाएं भी हैं, जैसे संसाधनों को जुटाने में कठिनाइयाँ आती हैं, निजी वित्त की तक सीमित पहुंच है, अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग का लाभ उठाने में जो मौजूद बाधाएं वो भी आती हैं। संस्थागत और शासन संबंधी चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं, और धारणीयता की भी चुनौतियां देखने को मिलती हैं, जैसे तीव्र आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के बीच नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, वन संरक्षण और उत्सर्जन तीव्रता को कम करने के मामले में संतुलन बनाना कठिन हुआ है। महामारी के बाद के प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, ये भी एक चुनौती है। आगे की राह की बात करें तो डेटा गुणवत्ता, डेटा अच्छा होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, और निगरानी क्षमता में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर डेटा प्रणाली में सुधार करना और क्षमता निर्माण की भी ज़रूरत है। इसमें वित्त जुटाए जा सकें और शासन, ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की इसमें आवश्यकता है। केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार इसमें सभी मिलकर काम करें तो उससे क्या होगा, शासन संस्थागत ढांचे में सुधार किया जा सकेगा। हितधारकों को शामिल किया जाए इसमें, जैसे बहुक्षेत्रक साझेदारी है उसको बढ़ावा देने के लिए नागरिक समाज, शिक्षाविदों और निजी क्षेत्रक सहित जो व्यापक सामाजिक भागीदारी है उसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। संधारणीयता, इसमें विकास नीतियों में पर्यावरण संधारणीयता को एकीकृत किया जाना चाहिए। इसमें उदाहरण जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार, कचरे
बनाने वाली परियोजनाओं और जल संसाधन प्रबंधन आदि को प्राथमिकता भी देना। इसमें निष्कर्ष है, एसडीजी के साथ भारत की 1 दशक लंबी यात्रा प्रमुख सामाजिक अवसंरचना संकेतकों के साथ प्रगति को दर्शाती है और सतत संस्थागत, और भारत पहली बार 100 देशों में शामिल भी हो गया, जिसका 99वां स्थान रहा है भारत का, और 67 अंक रहे हैं। समावेशी हितधारक भागीदारी के साथ भारत 2023 तक एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति को और भी अधिक तीव्र कर सकता है। अब अगला है इसमें शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत के यूनेस्को की जो MA मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व सूची है यूनेस्को की, उसमें 12 शामिल थे, अब इसमें एक और शामिल हो गया है, तो 13 शामिल हो गए। शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो भारत के अब इसमें 13 हो गए हैं, यूनेस्को नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं भारत के 13, और इसमें विश्व में देखा जाए तो 784 इनकी संख्या हो गई है बढ़कर। अब यहाँ पर सुर्खियों में इसलिए ही रहा है कि यूनेस्को ने 26 नए स्थलों को जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क जो WNBR है, WNBR वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल किया है। इनमें भारत में हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसमें यहाँ पर बाकी के जो 12 हैं, इसमें अब तो 13 ही दिए हुए हैं। एक तो शीत मरुस्थल जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, नंदा देवी उत्तराखंड में, कच्छ गुजरात, पंचमढ़ी पन्ना मध्य प्रदेश, ये अचनकमार अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ में, और नीलगिरी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये तीनों की सीमाएं इसे लगती हैं। यहाँ पर है ये नीलगिरी, और यहीं पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिलते भी हैं। अगस्तमाला ये तमिलनाडु और केरल। इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, सिमलीपाल ओडिशा में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, और नोकरेक मेघालय में, डिब्रूगढ़ ये डिब्रू सेखोवा, इससे पता चल जाएगा कि डिब्रूगढ़ कहाँ पर है, असम में है, देबांग अरुणाचल प्रदेश में, और कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। और अभी जो 13वां शामिल किया गया है ये न्यूज़ में रहा है, तो इससे क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे। इसमें यहाँ पर 784 हो गई है पूरे विश्व में जो WNBR में शामिल हैं, यूनेस्को का है ये। और मध्य अफ्रीका का एक द्वीपीय राष्ट्र जो साओ टोमे एंड प्रिंसिपे ऐसा पहला देश बन गया है जिसका पूरा क्षेत्र जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इम्पोर्टेंट है ये, मध्य अफ्रीका का है ये, साओ टोमे एंड प्रिंसिपे पहला देश बना है जिसका पूरा क्षेत्र को जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जो शीत मरुस्थल के हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है, और यूनेस्को के WNBR में शामिल किया गया है। सबसे शीत और शुष्क परितंत्रों में से ये एक है। शीत मरुस्थल का विस्तार हिमालय क्षेत्र में है और यह उत्तर में लद्दाख, लेह और कारगिल जिलों से लेकर दक्षिण में किन्नौर, हिमाचल प्रदेश के जो स्पीति घाटी व किन्नौर है वहां तक विस्तृत है, वहां तक फैला हुआ है। संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, इसके आसपास का पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इससे भी पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चंद्रताल और सरचू किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल है। बायोम शीत मरुस्थल बायोम का निर्माण करता है ये, और चरम जो दशाएं पाई जाती हैं, इसमें चरम दशाओं की बात करें तो यहाँ पर ये चरम दशाएं जैसे कि अत्यधिक गर्मी हो और अत्यधिक ठंड हो, भीषण सूखा बहुत ज़्यादा आए, बहुत ज़्यादा बाढ़ आए, तूफान बहुत ज़्यादा आए, चक्रवातों की संख्या बढ़ जाए, और ये जो सभी दशाएं होती है ना, ये जलवायु परिवर्तन के बढ़ने से हो रही हैं। उनकी तीव्रता में और आवृत्ति में वृद्धि हो रही है। जो चरम
जलवायु दशाएं पाई जाती हैं और इसी कारण से हिमालय के पवन विमुख पर स्थित अवस्थिति, जिसे वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहते हैं, बहुत अधिक यहाँ पर ऊंचाई है। ये वृष्टि छाया क्षेत्र, जो वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, ये एक शुष्क इलाका होता है, शुष्क क्षेत्र होता है, जहाँ पर जो बारिश होती है वो बहुत कम होती है। अब ये कैसे होगी? एक पवन मुखी ढाल होता है और एक होता है पवन विमुखी। जैसे कि यहाँ पर ये है उच्चावच, जैसे पवन मुखी, ये पवन मुखी। अब जैसे इधर से पवन आ रही है तो पवन के मुख की तरफ को ये ढाल पड़ रहा है और ये पवन विमुखी हो जाएगा। अब इसमें ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी और यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। यहाँ पर वर्षा इसलिए होगी क्योंकि जो नम हवाएं होती हैं वो पहाड़ के एक तरफ ये पवनमुखी ऊपर उठकर बारिश कर देती हैं, जो पवनमुखी की तरफ होगी। लेकिन जो दूसरी तरफ होगा ये पवनमुखी, अब यहाँ से हवाएं, ऐसे हवाएं जा रही थी तो यहाँ पर तो बारिश हो जाएगी। अब दूसरी तरफ जब बारिश होगी यहाँ पर बारिश नहीं होगी, क्योंकि जो हवाएं थी वो पवनमुखी मतलब उतरते समय सूखी और गर्म हो जाती हैं और यहाँ की जो नमी होगी ना उसको सोख लेंगे और यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। यही कारण होता है यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र। और ये बहुत अधिक ऊंचाई है, जो शीत मरुस्थल है हिमाचल प्रदेश का। मृदा सीमित वनस्पति के कारण निम्न कार्बनिक पदार्थ वाली महीन, खुरदरी और रेतीली दोमट मृदा। हाइड्रोलॉजी यहाँ पर इस तरीके की मृदा मिलेगी। हिमनदों का पिघला जल स्पीति और पिन जैसी नदियों को ये जल उपलब्ध कराता है। वनस्पति की बात करें तो सामान्य प्रजातियों में यहाँ पर ये प्रजातियाँ यहाँ पर मिलती हैं वनस्पतियों में। इफेंड्रा भी है, जूनिपर्स भी है, आर्टेमिसिया भी है और सीबक थॉर्न ये शामिल हैं। सीबक थॉर्न जो मृदा होती है, ये सीबक थॉर्न मृदा स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। कार्बन निक्षेपण और स्थानीय आजीविका जैसे रस, तेल और औषधीय उत्पादों के लिए उपयोग किया जाता है। सीबक थॉर्न का जो उपयोग होगा। इसमें आगे प्राणी जैसे हिम तेंदुआ यहाँ पर प्रमुख प्रजाति है। हिम तेंदुआ क्योंकि यहाँ पर हिमालय है, और हिमालय आइबेक्स, तिब्बती अर्गाली, नीली भेड़ जिसे भरल भी बोला जाता है, और यहाँ पर लाल लोमड़ी, यूरेशियन लिंक्स, हिमालयन भेड़िया ये यहाँ पर मिलता है। संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर बौद्ध संस्कृति का प्रभुत्व देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर गोम्पा जो बौद्ध मठ है, और यहाँ पर चार्टेन जो स्तूप है, और मणि दीवारें, पत्थरों की लंबी व चौड़ी कतार जैसी संरचनाएं भी मिलती हैं। मानव बस्तियाँ भोटिया, चांगपा ये यहाँ पर जनजातियाँ देखने को मिलेंगी। भोटिया, चांगपा, स्पीति जनजातियां शामिल है। पशुपालन जो कुट्टू की कृषि और याक और बकरी पालन करती है। अब यहाँ पर WNBR ये यूनेस्को का, और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, मैन एंड बायोस्फीयर जो MAB प्रोग्राम है, इसके तहत इसका प्रबंधन किया जाता है। और इसमें जो MAB कार्यक्रम है, अब ये MAB कार्यक्रम के बारे में बताया गया है कि इसकी शुरुआत 1971 में की गई थी, और यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक आधार ये तैयार करता है। मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो भी संबंध है, मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो भी संबंध है, उनको एक वैज्ञानिक आधार तैयार करेगा उनको बेहतर बनाने के लिए। यह नेटवर्क मानव समाज और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देता है, और यह सतत विकास को संभव बनाने में सहयोग करता है। MAB के तहत जो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जैसे नामित किए जाते हैं। नामित करने वाली संस्था MAB अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद के जो निर्णयों के अनुसार यूनेस्को के महानिदेशक के द्वारा की जाती है, जो भी MAB में शामिल किए जाएंगे। प्रयुक्त कार्य प्रणाली इसमें होगी और प्रस्ताव भी, और इसमें जो अवधि समीक्षा होगी वो प्रत्येक 10 वर्ष में समीक्षा की जाती है। कार्य प्रबंधन और प्रभावशालीता का इसमें मूल्यांकन किया जाता है, जो प्रत्येक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं। इसमें यहाँ पर कोई जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जैसे मानकों को पूरा नहीं करेगा तो यूनेस्को उसकी मान्यता को वापस भी ले सकता है। अब यूनेस्को ने इसमें बोला कि ये मानदंड
आपको अपनाने हैं। अगर उन मानदंडों को उसके द्वारा नहीं अपनाया जाए तो यहाँ पर यूनेस्को उसकी मान्यता भी वापस ले लेता है। अब इसमें सुर्खियों में कौन कौन से टॉपिक रहे हैं, जैसे वनों पर पर्यावरणीय लेखांकन 2025 की रिपोर्ट। 2025 की रिपोर्ट ये एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट है और इसे जारी किया गया MOSPI के द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया वनों पर पर्यावरणीय लेखांकन। अब लेखांकन यहाँ से पता चल जाएगा लेखांकन से, लेकिन अगर वन और पर्यावरणीय होता तो लगता कि पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी की गई होगी, लेकिन ये की गई है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये लगातार 8वां संस्करण है इसका। और संयुक्त राष्ट्र के जो पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन प्रणाली है SEA फ्रेमवर्क पर आधारित वन लेखांकन संबंधी ये पहली समर्पित रिपोर्ट भी है। इस रिपोर्ट में ना पर्यावरणीय और अर्थव्यवस्था के बीच में रिश्तों को मापने के लिए एक आर्थिक और पर्यावरणीय आंकड़ों को जोड़ता है कि उनके बीच में किस तरीके का संबंध है, आर्थिक और पर्यावरण। इसमें बोला हुआ भी आर्थिक और पर्यावरण। अब इसमें देखते हैं भौतिक परिसंपत्ति लेखा। वनावरण की बात करें 2010-11 से 2021-22 के बीच में, तो यहाँ पर 17,444.61 वर्ग किलोमीटर। अगर प्रतिशत की बात करें तो ये 22.50% बढ़ गया है, ये 2010 से 2022 के तक। और जो कुल वन क्षेत्र है इसमें 7.15 लाख वर्ग किलोमीटर तक भी ये पहुंच गया है, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। इसमें सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य है पहले नंबर पे केरल, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे है तमिलनाडु। विस्तार लेखा, जो विस्तार लेखा हुआ है वन विस्तार की बात करें 2013 से 2023 के बीच में, तो इसमें इतने की वृद्धि हुई है 3,356 वर्ग किलोमीटर की, या किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। दर्ज वन क्षेत्र RFA में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं? जो RFA है, जो दर्ज वन क्षेत्र हैं उसमें उत्तराखंड, उड़ीसा और झारखंड हैं। इसमें वन स्थिति जो कंडीशन अकाउंट है, यह लेखांकन प्रणाली की गुणवत्ता का आकलन करता है। ग्रोइंग स्टॉक जो जीवित वृक्षों में उपयोगी लकड़ी की मात्रा पर यह केंद्रित है, और ग्रोइंग स्टॉक जो 2013 से 23 इसमें वृद्धि हुई है वो 305.53 मिलियन घन मीटर की वृद्धि हुई है। मोस्टली हर किसी में वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर यही होना चाहिए कि हाँ अगर पूछा जाए तो वृद्धि दर्ज की गई है सभी में। इसमें शीर्ष योगदानकर्ता राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इसमें जो शीर्ष योगदान किया गया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों के द्वारा किया गया है। अब यूपीएससी में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें फैक्ट आता है, लेकिन इसमें वृद्धि दर्ज की गई है या कमी हुई है। अब हमें आंकड़ों का पता होगा तो हम तभी सोच सकते हैं कि हाँ इसमें वृद्धि की गई थी या कमी दर्ज की गई थी। इसमें आगे सेवा लेखा जो सर्विस अकाउंट्स है, प्रोविजनिंग सेवाएं, कास्ट और गैर कास्ट उत्पाद 2021-22 में इनका जो जीडीपी का लगभग 0.16% हो गया है। और शीर्ष राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र, गुजरात और केरल हैं। विनियमन जो सेवाएं हैं, कार्बन प्राधिकरण, इसमें 2021-22 से बढ़कर जीडीपी का लगभग 2.63% हो गया है जो विनियमन सेवाएं हैं। और शीर्ष राज्य इसमें अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और असम है। इसमें यहाँ पर आगे है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आर्थिक लेखांकन प्रणाली जो SEA है। ये किस किस की बात करता है? पर्यावरण और आर्थिक दोनों के बीच में जो संबंध है उनको मापने के लिए आर्थिक और पर्यावरण आंकड़ों को ये जोड़ता है। इसमें विकासकर्ता की बात करें तो इसे 2012 में संयुक्त राष्ट्र यूरोपीय आयोग और खाद्य एवं कृषि FAO
ने विकसित किया था। इन तीनों ने मिलकर किया था एसईए का। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ से यहाँ तक। किसके द्वारा इसको जारी किया गया, तो पूछा जा सकता है कि केवल इसको एफएओ के द्वारा जारी किया गया या फिर संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया, तो तब भी गलत होगा क्योंकि इसमें एफएओ भी शामिल है और 2012 में इसका विकास हुआ था, इसे विकसित किया गया। ये क्या है? SEEA एक अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी मानक है जो आर्थिक और पर्यावरण आंकड़ों को ये एकीकृत करता है और इसका जो उद्देश्य होगा, पर्यावरण का अर्थव्यवस्था में योगदान क्या है, पर्यावरण का अर्थव्यवस्था में योगदान क्या है और अर्थव्यवस्था का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, उसको समझने में मदद करता है। भारत में स्थिति देखें इसके, तो ये सांख्यिकी और कार्यान्वयन जो मंत्रालय मौसपी है, 2018 में पहली बार इसको जारी किया गया था। भारत की स्थिति है इसमें आगे है सरकार में प्रथम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GEI लक्ष्य जो नियम अधिसूचित किए गए हैं। इस मैगजीन में इतना सब कुछ होता है, मेंस के लिए भी होता है और प्रीलिम्स के लिए भी, जो मेंस के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं करंट अफेयर्स के और प्री के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं यहाँ से। जो इसमें अलग से टर्म्स दी हुई होती हैं, जैसे कि यहाँ पर है CCTS, इसमें ये पता होना चाहिए। यहाँ से इस तरीके से पूछे जाते हैं जो प्रीलिम्स में करंट का और जो ट्रेडिशनल पार्ट होता है उन दोनों को जोड़कर। इसमें विधिक रूप से बाध्यकारी प्रथम GEI जो लक्ष्य नियम 2025 है, ये 4 उच्च उत्सर्जन क्षेत्रक जैसे एल्यूमिनियम, सीमेंट, लुगदी, कागज और क्लोर क्षार को लक्षित करता है। ये GEI लक्ष्य नियम है और इसमें 4 उत्सर्जन क्षेत्रक हैं जो इनको लक्षित करता है। प्रत्येक इकाई को 2023 से 24 आधार रेखा की तुलना में प्रति इकाई उत्पादन में उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करने में होगा। इसमें प्रत्येक इकाई को 2023-24 के आधार पर, और जो GEI है ये उत्पाद की प्रति इकाई पर उत्पन्न होने वाली जो GHG ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा है वो है सीमेंट, एल्यूमिनियम जैसे उत्पाद के प्रति टन उत्पादन में जो मुक्त गैसें हैं। इसमें कार्बन ट्रेडिंग जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना है इसके बारे में देखते हैं। ये 2023 में आई थी। यह एक बाजार आधारित प्रणाली होती है। ये बाजार आधारित एक प्रणाली होगी और इसमें जो उत्सर्जन है, जैसे GHG का उत्सर्जन हो रहा है, GHG जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका जो उत्सर्जन हो रहा है उनको कम करने के लिए ये क्रेडिट बनाकर और उनका व्यापार करके उद्योगों को जवाबदेही भी बनाती है, उनको कम करेगी और जो उद्योग होंगे ना उनको अकाउंटेबल भी बनाएगी, उनको जवाबदेह बनाएगी। ये जो योजना है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना CCTS 2023। इसका उद्देश्य जैसे उद्योग होते हैं, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कम की जाएगी, उसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब इसमें जो कंपनियां होंगी एक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने या उसे हटाने के बदले में कार्बन क्रेडिट का ये व्यापार भी करते हैं और ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो BEE है उसके द्वारा लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। भारत के पहले घरेलू कार्बन बाजार की स्थापना करना, NDC के रूप जो ग्रीन हाउस गैस है उत्सर्जन तीव्रता को कम किया जा सके, और इसका जो कानूनी आधार होगा वो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत किया जाएगा। और इसमें संरचना ऊर्जा गहन उद्योगों के लिए निर्धारित उत्सर्जन लक्ष्यों के साथ एक अनुपालन तंत्र और अन्य संस्थाओं के लिए एक स्वैच्छिक ऑफसेट तंत्र भी शामिल होगा। इसके नियम क्या है, किसके तहत इसको जारी किए गए? जो कार्बन क्रेडिट योजना है ये अनुपालन तंत्र के तहत, और अनुपालन लागू करने वाला जो निकाय होगा वो CPCB होगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अनुपालन करने वाला निकाय होगा CPCB। और उद्देश्य इसका जो कार्बन गहन क्षेत्र है उसमें उत्पादन, जैसे प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड है उसके प्रति इकाई ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग को ये सुगम बनाना है और इसमें जो तंत्र होगा, लक्ष्य से कम उत्सर्जन करने वाली जो अनुपालन संस्थाएं व्यापार योग्य कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र भी इसमें अर्जित कर सकती हैं। BEE
कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करेगा। इसमें बीईई जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है। गैर अनुपालन संस्थाएं कौन सी होंगी? इनको अतिरिक्त प्रमाण पत्र खरीदने होंगे और पर्यावरण क्षतिपूर्ति देना होगा कि जो भी पर्यावरण में क्षति हुई है उसके लिए क्षतिपूर्ति करनी होगी। जो उस अनुपालन वर्ष के लिए औसत कार्बन क्रेडिट मूल्य का ये दोगुना होगा। इसका महत्व बाजार आधारित अनुपालन होगा और पारदर्शिता भी आएगी इसमें, और संधारणीयता के लिए राजस्व भी, जैसे कार्बन बाजार अवसंरचना का समर्थन करेगी और भारत के जलवायु लक्ष्यों का भी ये समर्थन करेगी, जो 2015 में पेरिस समझौते के तहत प्रतिबद्धताओं का समर्थन भी करते हैं। और पेरिस समझौता ये COP21 के अंतर्गत आया था 2015 में। ओजोन प्रदूषण की बात करें तो ओजोन प्रदूषण को देखते हैं, ये द्वितीयक प्रदूषण में इसको शामिल किया जाता है। एक होते हैं प्राइमरी जो पोल्यूटेंट्स होंगे, प्राथमिक प्रदूषक, और एक होते हैं द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक की बात करें, इसमें ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक प्रदूषक में कौन कौन आते हैं और द्वितीयक प्रदूषक में कौन कौन शामिल होते हैं। तो प्राथमिक प्रदूषक में वो होते हैं जो सीधे वातावरण में उत्सर्जित होते हैं। सीधे वातावरण में उत्सर्जित होंगे तो उनको प्राथमिक, और जो सीधे वातावरण में उत्सर्जित नहीं होते उनको द्वितीयक प्रदूषक बोला जाता है। द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक के साथ में क्रिया करके ये बनते हैं। अब इसमें प्राथमिक प्रदूषक जो होंगे वो होते हैं, जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो COX होगा, और यहाँ पर SOX होंगे जो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड होगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड होगी, इस तरीके से, और इसमें NOx होंगे। ये प्राथमिक प्रदूषक में आ जाते हैं, और जो भी इनसे क्रिया करके बनेगा वो द्वितीयक प्रदूषक में आ जाता है। तो ओजोन भी ये द्वितीयक प्रदूषक है। और जो स्मॉग बनता है, एक होता है फॉग, वो नेचुरल होता है, और जो स्मॉग होगा वो रिएक्शन करने के बाद बनता है। स्मॉग भी ये द्वितीयक प्रदूषक में ही आता है। एसिड रेन होती है, एसिड रेन जो अम्लीय वर्षा होती है, वो भी द्वितीयक प्रदूषक में ही शामिल होती है। और जो H2SO4 होता है, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी शामिल होता है द्वितीयक प्रदूषक में। इससे पहले प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक में कौन कौन शामिल होते हैं। ओजोन O3, और जो ओजोन है ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्योंकि ऑक्सीजन O होता है तो इसके 3, यहाँ पर ये 3 परमाणु है, 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है ओजोन। और ये ओजोन प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो NCR है, नेशनल कैपिटल रीजन, इसके बाद पहले स्थान पर तो ये क्षेत्र है जो ओजोन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, NCR। और उसके बाद में जो क्षेत्र है वो है मुंबई महानगर क्षेत्र, MMR। अब इसमें ओजोन के बारे में है। ओजोन एक ऑक्सीजन का रूप होता है और ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। ये वायुमंडल की 2 परतों में पाई जाती है, जैसे समताप मंडल में और क्षोभ मंडल में पाई जाती है। अब समताप मंडल में बोला जाता है ओजोन को गुड ओजोन, क्योंकि ये जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनसे रक्षा प्रदान करती है। और जो क्षोभ मंडल में होती है ये इसको बैड ओजोन बोला जाता है। और ये भूमि से, क्योंकि ये एक ग्रीन हाउस गैस है, भूमि से ये 10 किलोमीटर तक ऊपर तक होती है क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में मौजूद ओजोन परत ये पृथ्वी पर जीवन को, ये सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे बचाती है। और क्षोभ मंडल में ये एक वायु प्रदूषक है, इसलिए इसको बैड ओजोन बोला जाता है। सुरक्षित ओजोन स्तर ये 8 घंटे के लिए 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, 1 घंटे की जो सीमा है वो 180 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। इसमें स्वास्थ्य यह ब्रोंकाइटिस को बढ़ाता है, अस्थमा और श्वसन संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है जो क्षोभ मंडल में ओजोन होगी। और जलवायु यह विकिरण को अवशोषित करके एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करता है। ये धूम कोहरे का एक प्रमुख घटक भी है जो क्षोभ मंडल में इसके प्रभाव बताए गए। स्वास्थ्य पर इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा और इसमें जलवायु
के रूप में कैसे काम करेगा। और कृषि और परितंत्र, ये प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है और पौधों की वृद्धि में भी रुकावट डालता है अगर क्षोभ मंडल में इसकी ज़्यादा मात्रा होगी। और ये पृथ्वी से 10 किलोमीटर की दूरी पर होती है। यहाँ पर बताया है क्षोभ मंडल में ये एक वायु प्रदूषक की तरह काम करता है और भूमि सतह से ये 10 किलोमीटर ऊपर तक होती है। इसमें धरातलीय या क्षोभ मंडल ओजोन के बारे में दिया गया है। द्वितीयक और जो वायुमंडल में कम समय तक रहने वाला प्रदूषक है ये, और यह वातावरण में केवल कुछ घंटों से लेकर कुछ सप्ताह तक ही मौजूद होती है। ये ओजोन के बारे में ये बताया गया है। उत्तरदायी कारक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि NOx होता है, और जो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनके बीच रासायनिक अभिक्रिया से बनती है। और ये मानव निर्मित स्रोत कौन कौन से होंगे, क्योंकि मानव निर्मित होंगे जब क्षोभ मंडल में मिलेगी ये, जैसे परिवहन होगा और ये क्रिया करके बनेगी क्योंकि द्वितीयक प्रदूषक है। और घरेलू गतिविधियां, कृषि संबंधी गतिविधियां भी शामिल होती हैं। प्राकृतिक स्रोत इसमें NOx और मृदा आधारित उत्सर्जन, वनाग्नि के कारण जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो गैस होती है इसको गलाघोटू गैस भी बोला जाता है। और ये जो आधा जला ईंधन होता है उससे उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। और जैव मंडलीय मीथेन उत्सर्जन आदि होती है। इसमें नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज नेट पोलरेक्स, ये नेट पोलरेक्स भारतीय तट रक्षक जो ICG बल ने इसका 10वां संस्करण प्रारंभ किया है और ये 2 वर्षों में एक बार आयोजित की जाती है। नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज नेट पोलरेक्स, इसे ICG के द्वारा प्रारंभ किया गया और ये अब 10वां संस्करण है। 2 वर्षों में एक बार इसको जारी किया जाता है और जो इसका उद्देश्य है भारत की राष्ट्रीय तैयारियों का मूल्यांकन करना, उसमें सुधार करना और जो समुद्री तेल रिसाव है उसकी घटनाओं के मामले में ये प्रभावी कार्रवाई भी की जा सके, इसके द्वारा किया जाता है। बिहार में अब नए रामसर स्थल शामिल किए गए हैं। इसमें पहले भी रामसर स्थल थे, अब रामसर स्थलों की जो संख्या हो गई है वो 93 हो गई है, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को शामिल किए जाने के बाद में। और रामसर स्थल जो रामसर साइट्स है ये 1982 में भारत के द्वारा इसको ज्वाइन भी कर लिया गया था। और कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें है ये 13,60,719 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये विस्तृत है। भारत में कितनी है ये 93 हो गई है। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को देखने से लगेगा कि ये राजस्थान में है, लेकिन ये दोनों बिहार में स्थित हैं। अब बिहार के पहले से 3 थे। 3 कौन कौन से थे, एक तो काबर झील जो बेगूसराय में है और एक जमुई जो नागी और नकटी है। 3 और 2 अभी शामिल किए गए हैं। अब इसमें जो आर्द्र भूमि है, दोनों आर्द्र भूमि ये गोखुर झीलें हैं। गोखुर झीलों की बात करते हैं। इसमें गोखुर झील ये एक अर्धचंद्राकार झील होती है, अर्धचंद्राकार झील होंगी। और ये जब से नदियां हैं, जैसे पहाड़ों से नदियाँ आई तो इनकी धारा बहुत तेज होती है जब पहाड़ों में रहती है, तो जैसे मैदानी इलाकों में आती हैं तो इनकी जो गति होती है वो कम हो जाती है। और यहाँ पर जब गति कम हो जाएगी नदियों की तो ये अपनी जगह बनाने लगती हैं इधर उधर, तो घुमावदार मोड़ ये विसर्प बनाने लगेंगे और मुख्य धारा से ये कट जाने के कारण ऐसा होता है, विसर्प बनाने लगती है। जब नदी मैदानी इलाकों में आती है तो धीमी गति हो जाएगी और टेढ़े मेढ़े ये रास्ते बनाने लगती है। अब जो भी यहाँ पर कटाव होगा, निक्षेपण भी होगा, जब अलग अलग रास्ते बनाएगी, पानी अलग अलग जा रहा है नदी का, तो वहाँ पर कटाव भी होगा और निक्षेपण भी होगा। अब इसमें जो विसर्प होगा उसके कट जाने के बाद जो नदी होगी वो घुमाव इतना बना लेती है कि अब नदी कैसी होने लगेगी, वो सीधी बहने लगती है। और जो भी यहाँ पर घुमाव बनाया था अब वो एक झील का आकार ले लेता है और उसमें यहाँ पर पानी भर जाता है। तो यही होती है गोखुर झील। यहाँ पर इसमें बताया हुआ है, जैसे अपर्दन हुआ, यहाँ पर इसमें अपर्दन होगा तो ये अपर्दन होकर कहीं पे निक्षेपण भी तो होगा, यहाँ पर निक्षेपण हो गया, फिर अपर्दन हुआ। अब इसमें अंदर की ओर यहाँ पर इस तरीके के गोखुर झील बन जाती है। यहाँ पर ये नदी है, इसमें गोखुर झील ये अर्धचंद्राकार
झील होती है और घुमावदार नदी के किनारे निर्मित होती है। गोकुल जलाशय ये बक्सर जिले में गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि दक्षिणी किनारे किनारे पर है, लेकिन पूछा जाएगा उसमें लिख दिया जाएगा कि उत्तरी किनारे पर, तो वहीं पर गलत हो जाएगा। तो ये है दक्षिणी किनारे पर अवस्थित। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है जो गोकुल जलाशय में है, ये बिहार में स्थित है। और पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित जो उदयपुर झील है, ये उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य से घिरी हुई है। और ये प्रवासी पक्षियों जैसे विशेषकर पोचार्ड, इसको अयथ्या फेरिना जैसे पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन विश्राम स्थल भी है। रामसर स्थल की बात करते हैं, इसमें 1971 में ये अपनाया गया था। यूनेस्को के तहत एक अंतर सरकारी ये संधि भी है, किसके तहत? यूनेस्को के तहत। और 1971 में ये अपनाया गया था और भारत के द्वारा इसकी जो पुष्टि की गई थी 1982 में की गई थी। इसमें आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण और उनके जो बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग है उसके लिए फ्रेमवर्क प्रदान करती है। इसमें जो मानदंड है वो 9 मानदंड हैं। अगर उनमें से कम एक मानदंड को पूरा करना होता है जो भी इसमें घोषित स्थल होने के लिए, जैसे कोई स्थल है और उसको रामसर स्थल के अंतर्गत शामिल होना है, तो इसमें 9 मानदंड है। 9 मानदंड में से इसको एक मानदंड कम से कम पूरा करना होगा, ज़्यादा कितने भी हो कम से कम एक तो होना ही चाहिए। अब ये नियमित रूप से 20,000 या उससे अधिक जो जल पक्षियों उसको आश्रय प्रदान करता हो, ये जैव विविधता का संरक्षण करना भी इसमें शामिल होता है। इसमें आगे है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विभिन्न पहल जो शुरू की गई हैं। इसमें प्रजातियां दी गई हैं और इधर यहाँ पर इनका विवरण दिया गया है। इसमें 5 पहले हैं जो प्रजातियों के संरक्षण और वन्य जीव मानव संघर्ष प्रबंधन के लिए शुरू की गई पहले हैं। इसमें जैसे प्रोजेक्ट डॉल्फिन, इसका चरण 2, नदी और समुद्री दोनों प्रकार की इसमें सिटासियन इसमें शामिल की गई हैं। और जो गंगा और सिंधु नदी हैं इसमें डॉल्फिन पाई जाती हैं। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। जो गंगा डॉल्फिन है इनको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। संरक्षण स्थिति की बात करते हैं तो ये एंडेंजर्ड IUCN और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। जो 1972 का वन्य जीव संरक्षण है उसमें 1 में शामिल है और IUCN की लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। प्रोजेक्ट स्लॉथ बेयर जो भालू है, ये स्लॉथ बेयर के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इसमें रूपरेखा शुरुआत की गई है। ये भारत, नेपाल, श्रीलंका में पाए जाते हैं। और इसकी स्थिति की बात करें तो IUCN और संरक्षण जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। और यह मुख्य रूप से दीमक और चींटियों जो चींटियाँ होती हैं उनका आहार करता है। ये दीमक और चींटियों को खाता है। यहाँ पर प्रोजेक्ट स्लॉथ बेयर भालू, और इसमें ये अन्य भालू प्रजातियों के विपरीत ये जो प्रजाति होगी ये अपने शावकों को अपनी पीठ पर लेकर चलती है। जो भी अपने बच्चे होते हैं ना उनको अपनी पीठ पर लेकर चलेगी, जो स्लॉथ बेयर होता है। इसमें प्रोजेक्ट घड़ियाल का देखें तो घड़ियाल के संरक्षण के लिए कार्यान्वयन कार्य योजना का जो शुभारंभ है वो किया गया। ये नेपाल और भारत में पाए जाते हैं घड़ियाल। संरक्षण स्थिति क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम 1972 है उसकी अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। नर घड़ियाल की जो थूथन के सिरे पर घुंडी बल्ब नुमा उभार जैसी संरचना होती है, इससे उन्हें तेज आवाज निकालने में भी मदद मिलती है इनको। टाइगर रिजर्व से बाहर के बाघ जो होंगे, जो भी यहाँ पर बाघ हैं, उनको इनका दृष्टिकोण, तकनीकी हस्तक्षेप, क्षमता निर्माण और सामुदायिक समर्थन का उपयोग किया जाएगा। संरक्षण क्षेत्रों के बाहर जो भी बाघ हैं संघर्ष का निवारण करने के लिए परियोजना है ये, जो टाइगर रिजर्व से बाहर के बाघ हैं उनके लिए। बाघ भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार में पाए जाते हैं। और IUCN इसे प्रीलिम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है, जो भी यहाँ पर पाँचों के पाँचों दिए गए हैं और जो न्यूज़ में रहता है उससे रिलेट करके पूछा जाता ही है। इसमें IUCN जो इसका संरक्षण स्थिति है वो एंडेंजर्ड है बाघों की, और
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सूची 1 में ही है और इसमें व्यक्तिगत रूप से विशिष्ट धारियां प्रत्येक भाग को पहचानने योग्य बनाती हैं जो उसमें धारियां होती हैं। इसमें मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की भी बात की गई है। जो मानव वन्य जीव संघर्ष होते हैं, नीति अनुसंधान क्षेत्र आधारित समन का समर्थन करने के लिए जो ये एक समर्पित राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी। वैश्विक वन संसाधन आकलन GFRA 2025 ये प्रत्येक 5 वर्षों में FAO के द्वारा इसको जारी किया जाता है, वैश्विक वन संसाधन आकलन को। और 2025 की जो रिपोर्ट है इसमें इंडोनेशिया के बाली में ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन इनिशिएटिव GFOI के पूर्ण सत्र के दौरान प्रकाशित किया गया। तो 2025 में इस रिपोर्ट को इंडोनेशिया के बाली में GFOI ये क्या है? ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन GEO का एक कार्यक्रम है। GFOI ये GEO का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन ये एक अंतर सरकारी संगठन है और ये जो बात करता है पृथ्वी के अवलोकन डेटा को बेहतर ढंग से इकट्ठा करने की बात करता है, साझा किया जा सके और उपयोग करने के लिए सरकार और जो संगठन है उनको एक साथ भी लाता है, जिससे जो जलवायु परिवर्तन है, आपदा प्रबंधन है, खाद्य सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर ये जो बेहतर निर्णय लिए जा सकें इससे रिलेटेड। ये एक सरकारी संगठन है। इसमें सरकारें, शैक्षणिक संस्थान, संगठन, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र शामिल होते हैं और जो इसका उद्देश्य होता है अर्थ इंटेलिजेंस क्षमता का उपयोग करना होता है। भारत इसका सदस्य है। रिपोर्ट के यहाँ पर प्रमुख बिंदु दिए गए हैं जैसे 4.14 बिलियन हेक्टेयर ये वैश्विक भू क्षेत्र के 32% भाग पर ये विस्तृत है और विश्व के लगभग आधे वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है। बोरियल, समशीतोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का स्थान आता है। यूरोप में सर्वाधिक वन क्षेत्र है जो विश्व के कुल वन क्षेत्र का 25% है। भारत में वन विस्तार की बात करें तो इसमें भारत का जो स्थान है ये 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें भारत एक स्थान बढ़कर अब 9वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत में वैश्विक वन क्षेत्र का मात्र 2% ही है। और रबड़ बागान के मामले में देखें तो भारत 5वें स्थान पर है। रबड़ बागान के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। वनों की कटाई और विस्तार की बात करें तो 2015 से 25 के दौरान वनों की कटाई धीमी होकर इसमें 10.9 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष हो गई है। 1990 से 2000 में ये 17.6 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष थी और जो अब 2015 से 25 के बीच में कितनी हो गई है? घटकर 10.9 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष हो गई है। प्राकृतिक पुनर्बहाली की बात करें, विश्व के जो 90% हैं उससे अधिक प्राकृतिक रूप से पुनर्बहाल हो रहे हैं। कार्बन स्टॉक, जो कार्बन स्टॉक होते हैं इसमें कार्बन स्टॉक जैसे यहाँ पर एक तो प्राकृतिक रूप से भी होते हैं और यहाँ पर जो कृत्रिम रूप से भी होते हैं। जैसे कृत्रिम रूप से इसमें भूगर्भीय भंडारण भी हो सकते हैं, भूमि उपयोग भी हो सकते हैं। कार्बन स्टॉक जो कार्बन को यहाँ पर स्टॉक करके रख ले। अब कार्बन स्टॉक में इसकी वृद्धि हुई है, 714 गीगाटन तक ये पहुँच गया है और कार्बन स्टॉक मृदा में मौजूद है। इसके बाद जीवित बायोमास, सूखी पत्तियाँ और मृत वृक्षों की जो लकड़ी है इत्यादि का स्थान भी है। कार्बन स्टॉक को एक तरीके से कार्बन प्रच्छादन ही होता है। अब इसमें यहाँ पर जीवित बायोमास और मुख्य समस्या क्या होगी? जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं उनमें वनों की जो समग्र वन अग्नि है ये एक मुख्य समस्या है उष्ण कटिबंधीय में। अब यहाँ पर वन अग्नि ये वनों में आग लगने की यहाँ पर समस्या बनी रहती है, जबकि कीट, रोग और खराब मौसम ये मुख्य रूप से शीतोष्ण एवं बोरियल क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। वनों के लिए वित्त की स्थिति क्या है? ये UNEP ने
वनों के लिए वित्त की स्थिति 2025 रिपोर्ट जारी की गई है। वनों की जो वित्त स्थिति है ये यूएनईपी के द्वारा जारी की गई है। सार्वजनिक और निजी स्रोतों से वन वित्त पोषण की जो वैश्विक स्थिति है वो प्रदान करती है। इसमें यहाँ पर भारी कमी हुई है। ये 2030 और वित्त पोषण और 2030 तक वैश्विक वन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवेश के बीच में 216 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक अंतर मौजूद है। 2030 में ये वन वित्त पोषण का प्राथमिक जो स्रोत है वो सरकारें थी और कुल वित्त पोषण में 91% इसका योगदान था। IUCN की जो विश्व संरक्षण कांग्रेस है, ये IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 ये UAE अबू धाबी में संपन्न हुई और ये प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है और इसके सदस्यों की जो सभा होती है, सदस्यों की सभा होगी और सर्वोच्च जो निर्णय निर्माणकारी संस्था भी होती है IUCN की। अब इसमें यहाँ पर IUCN के बारे में देखते हैं। 1948 में इसको स्थापित किया गया था और विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक विविधता वाला पर्यावरणीय नेटवर्क भी है। ये 1948 में इसको स्थापित किया गया था IUCN का। भारत इसका पूर्णत सदस्य है लेकिन पूर्ण सदस्य नहीं है IUCN का। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्णत जो होता है और पूर्ण में पूर्ण, एक तो इस तरीके से पूर्णत और पूर्ण में ये डिफरेंस होता है, तो भारत इसका सदस्य है। अगर ऐसे आता है पूर्ण और पूर्णत में आता है तो वहाँ पर देखना पड़ेगा। 1400 से अधिक सदस्य हैं। राष्ट्र, गैर सरकारी संगठन और अनुसंधान संस्थान। शासन व्यवस्था IUCN की जो सर्वोच्च शासी संस्था है, इसमें विश्व संरक्षण कांग्रेस है जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है, जबकि IUCN परिषद इसके विभिन्न सत्रों के बीच प्रमुख निकाय के रूप में कार्य करती है और इसका जो मुख्य प्रकाशन है वो ये रेड लिस्ट, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक, द वर्ल्ड डेटाबेस ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, इनको ये प्रकाशन करती है IUCN। सदस्यों की सभा में जो प्रस्तुत प्रस्ताव है वो 5 क्षेत्रों में कार्य को संपन्न करने की बात की गई है। अबू धाबी में हुआ था 2025 में। ये प्रकृति की मानव कल्याण की बुनियाद के रूप में इसमें पुष्टि करना, बहुपक्षवाद को सशक्त बनाना है, न्याय और समावेशन सुनिश्चित करना, ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना, प्रकृति और जलवायु कार्रवाई के लिए ये संसाधनों को भी बढ़ाना है। इसमें नए सदस्य जैसे IUCN में 100 से अधिक नए सदस्य शामिल किए गए हैं। इसमें 6 नए सदस्य कौन कौन से? आर्मेनिया, ताजिकिस्तान, मार्शल द्वीप, गैबोन और तुवालू, और इसमें है जिम्बाब्वे। इसमें सिंथेटिक बायोलॉजी और प्रकृति संरक्षण पर प्रथम नीति भी अपनाई गई है। इसमें सिंथेटिक जो बायोलॉजी होती है ये विज्ञान और इंजीनियरों का एक अंतर विषयक क्षेत्र होता है। किस किस के? विज्ञान और इंजीनियरिंग का जो सिंथेटिक बायोलॉजी होती है, और इसमें जो जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान के सिद्धांतों को मिलाकर जीवित प्रणालियों जैसे सूक्ष्म जीवों को फिर से डिजाइन या निर्माण करता है, ये सिंथेटिक बायोलॉजी के अंतर्गत। इससे बड़े लाभ मिल सकते हैं। जो लुप्त आनुवांशिक विविधता है उसको दोबारा से पुनर्स्थापित किया जा सकता है, और जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा, नियंत्रित किया जा सकता है। अनचाहे पारिस्थितिक जो दुष्प्रभाव है उनका खतरा भी है, इसलिए एक संतुलित नीति आवश्यक है। सिंथेटिक बायोलॉजी वही होती है जो यहाँ पर विलुप्त हो गए हैं, उनको दोबारा से भी पुनर्स्थापित किया जा सकता है। पारिस्थितिकी संहार, ये इकोसाइड का जो अपराध है ये पर्यावरण को जानबूझकर क्षति पहुंचाने को अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता दी गई है, और ऐसे अपराधों पर सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के जो अधिकार क्षेत्र उसके अंतर्गत आएगी। लेकिन भारत ICC का जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, भारत इसका सदस्य नहीं है, बल्कि जो ICC है उसका सदस्य है, ICC का भारत सदस्य नहीं है। इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों की जो IUCN रेड लिस्ट है उसके अद्यतन की बात की गई है, और यहाँ पर ये IUCN की जो रेड लिस्ट है इसमें 12
भारतीय जो पक्षी प्रजातियां उनकी संरक्षण स्थिति में बदलाव किया गया है। संरक्षण जैसे कि कोई क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आती थी तो उसका एंडेंजर्ड जो भी बदलाव हुआ है, कोई वल्नरेबल में आती थी तो वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड किसका किस में स्थिति पहुंच गई है। तो भारत की ये 12 भारतीय जो पक्षी प्रजातियां उनकी संरक्षण स्थिति में बदलाव किया गया है। 8 प्रजातियों की जो श्रेणियां उनमें सुधार भी हुआ है, लेकिन जो 4 हैं वो कम खतरे से ज़्यादा खतरे में पहुंच गई हैं, जो उनके संरक्षण और सकारात्मक रुझान को दर्शाता है। वहीं 4 प्रजातियां हैं जो पहले से अधिक संकटग्रस्त श्रेणी में इनको शामिल किया गया है। इसमें यहाँ पर देख लेते हैं अब कौन कौन सी प्रजातियां हैं। जो इंडियन कोर्सर, इंडियन रोलर और रूप्स टेल्ड जो लॉर्क है, इनको नियर थ्रेटेंड सूची में शामिल किया गया है। लॉन्ग बिल्ड ग्रास हॉफर जो वार्बलर है, इसको एंडेंजर्ड की सूची में शामिल किया गया है। और ये सभी 4 जो प्रजातियां हैं ये खुले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों पर निर्भर करती है। ये घास के मैदान, अर्ध शुष्क जो भू परिदृश्य, मरुस्थल, कृषि भूमि, पहाड़ी झाड़ियां हैं और प्रतिभूमि जैसे पर्यायवास इसमें शामिल हैं। और जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं इसके समक्ष खतरे भी हैं, जैसे अवसंरचना का विस्तार, गहन कृषि का विस्तार किया जा रहा है तो जो प्रजातियां होंगी उनकी संख्या में कमी होगी। आक्रामक प्रजातियों के प्रवेश से भी और वन रोपण के माध्यम से घास के मैदानों को वनों में ये बदलना भी शामिल है। इसमें IUCN की जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं उनकी रेड लिस्ट, इसमें यहाँ पर जो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसमें प्राणियों, कवक, पादपों की प्रजातियाँ को वैश्विक संरक्षण स्थिति पर जानकारी का विश्व का सबसे व्यापक स्रोत है। इसमें यहाँ पर देखा जाता है कि किस को कौन सी श्रेणी में शामिल किया गया है। अगर वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में होगी तो मतलब यह है कि वो खत्म हो चुकी है। यह प्रजातियाँ को 9 समूह में वर्गीकृत करती है। नॉट एवलुएटेड से लेकर एक्सटिंक्ट तक ये शामिल है। और इसकी कितनी श्रेणी है? 9 श्रेणी है IUCN की जो रेड लिस्ट की। यहाँ पर 9 श्रेणियाँ हैं। पूछा जा सकता है IUCN रेड लिस्ट में जो अद्यतन है, यहाँ पर इसमें आधे से अधिक की जो संख्या है उसमें कमी आई है पक्षी प्रजातियों में से। और इसमें इसका जो मुख्य कारण है पर्यावास की हानि और क्षरण हो रहा है, कृषि विस्तार हो रहा है, गहन कृषि और वृक्षों की कटाई के कारण। ये तो कॉमन है कि हाँ इसके कारण ये चीज़ें होंगी तभी उसमें कमी आ रही है। पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो यहाँ पर पक्षी होते हैं। ये पक्षी परागण करता, बीज फैलाने वाले होते हैं, कीट नियंत्रक होते हैं, सफाई करता होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के इंजीनियरिंग के रूप में ये काम भी करते हैं। अब आर्कटिक सील है, ये 3 प्रजातियां विलुप्त होने के निकट पहुंच गई हैं। इसमें कौन कौन सी? ये जो आर्कटिक सील है इसकी प्रजातियां हैं 3 जो ये विलुप्त होने के निकट पर पहुंच गई हैं। प्राथमिक खतरा इसमें वैश्विक तापमान वृद्धि हो रही है, उसके कारण जो भी हिम पिघल रहा है। अब तापमान में वृद्धि होगी तो वहाँ पर जो ग्लेशियर होंगे वो पिघल रहे हैं। अब सील एक की स्तोन प्रजाति है। जो सील है ये एक की स्तोन प्रजाति है जो खाद्य जाल में केंद्रीय भूमिका निभाती है। यह मछली अकशेरुकी जीवों को अपना आहार बनाती है सील और पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण भी करती है। जो हरा समुद्री कछुआ है ये भी एक की स्तोन प्रजाति है और इस प्रजाति के लिए किए गए जो संरक्षण है वो निरंतर प्रयासों के कारण इसकी संरक्षण स्थिति एंडेंजर्ड से अब इसमें प्रयास किए जा रहे थे, एंडेंजर्ड से ये लिस्ट कंसर्न में इसको शामिल किया गया है। बाघों के लिए जो पहला IUCN ग्रीन स्टेट्स ऑफ स्पीसीज आकलन जारी किया गया है, ये बाघों के लिए जारी किया गया है। इसमें यहाँ पर बाघों की जो संख्या है ये इसमें गिरावट हो रही है और 24 क्षेत्रों का इसमें आकलन किया गया। 9 क्षेत्रों में बाघ अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब विलुप्त हो चुके हैं। जहां अभी भी बाघ हैं वहां भी थ्रेटेंड की स्थिति में है, मतलब कगार होने के, विलुप्त होने के कगार पर हैं और बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए हैं 9 क्षेत्रों में से। तो अब यहाँ पर अभी तक जो किए गए संरक्षण प्रयास हैं उसके प्रभाव और पुनर्प्राप्ति क्षमता की स्थिति ये उच्च और मध्यम है। IUCN 2012 में ये शुरू किया गया था। ये
ग्रीन स्टेट्स ऑफ स्पीसीज के बारे में है। 2012 में इसको शुरू किया गया और रेड लिस्ट में दर्ज जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं उनकी सूची पर यह आधारित है। इसे 2020 में IUCN की रेड लिस्ट आकलन का एक वैकल्पिक हिस्सा भी बना लिया गया था। प्रजातियों की समष्टि की पुनर्प्राप्ति और उनके विलुप्त होने के जो जोखिम और साथ ही साथ संरक्षण प्रयासों के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक साधन भी प्रदान करता है। इसमें जो श्रेणियां हैं लार्जली डेप्लीटेड और मॉडरेटली डेप्लीटेड और इसमें स्टाइली और फुली रिकवर्ड भी शामिल हैं जो श्रेणियां हैं। और ग्रीन स्टेट्स ये किस प्रजाति की पुनर्प्राप्ति को निर्धारित करता है। इसमें अपने ऐतिहासिक जो पुनर्वास हैं उनके सभी भागों में मौजूद जो मानव प्रभाव के कारण नष्ट क्षेत्र हैं उनको भी, और यहाँ पर जो व्यवहार्य समष्टि है उसमें मौजूद जहाँ पर विलुप्त होने का खतरा नहीं है। पारिस्थितिकी कार्य को संपन्न करती है। ग्रीन स्कोर 0 से 100% प्रदान किया जाता है और ये दर्शाता है कि कोई प्रजाति फुली रिकवर्ड या पूर्ण रूप से पुनर्पर्याप्त होने के कितने निकट है। इसमें बाघ के बारे में दिया गया है। बाघ विश्व का सबसे बड़ा वन विलाप है और 75% ये समष्टि भारत में है। जो विश्व में वनों में जो मौजूद बाघों की लगभग 75% है। प्राकृतिक पर्यावास वाले देश हैं इसमें बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, इंडोनेशिया। पर्यावास कौन कौन से? वन, सवाना, झाड़ीदार भूमि और घास के मैदान, आर्द्र भूमि। इसमें यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट होता है कि इसकी संरक्षण स्थिति कौन सी है। IUCN की लाल सूची जो एंडेंजर्ड में और 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की ये सूची वन में है। साइट्स की भी परिशिष्ट वन में है। भारत में हाथियों की स्थिति, हाथियों का जो DNA आधारित समकालिक अखिल भारतीय आबादी अनुमान है SAIFEE 2021 से 25 के बीच में। अब इसमें DNA आधारित पहली गणना की गई है। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलिफेंट तत्वाधान में ये भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा की गई है। ये इसके द्वारा इसको जारी किया गया इस रिपोर्ट को। और इसमें जो एशियाई हाथी हैं उनकी जो कुल समष्टि है ये 22,446 है और इसमें एशियाई हाथियों की सबसे अधिक संख्या भारत में है। एशियाई हाथियों की कुल वैश्विक समष्टि का ये लगभग 60% भी है। और एशियाई वनों में रहने वाले जो एशियाई हाथी हैं सर्वाधिक संख्या भारत में ही है। इसमें 4 वन्य पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं हाथी, मुख्य रूप से हिमालय की तलहटी, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्व मध्य भारत और पश्चिमी पूर्वी घाट के साथ अंडमान द्वीप समूह में ये कुछ संख्या में पाए जाते हैं। और ये हाथियों की जो सर्वाधिक संख्या पाई जाती है वो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इसके बाद पूर्वोत्तर की पहाड़ियों और ब्रह्मपुत्र के जो बाढ़ के मैदान हैं उनका स्थान आता है। पहले स्थान पर पश्चिमी घाट में और उसके बाद ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियों और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों का स्थान आता है। और राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पर कर्नाटक है, उसके बाद असम है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु और चौथे नंबर पर केरला है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाथियों की संख्या सबसे पहले नंबर पर कर्नाटक में, दूसरे नंबर पे असम में, तीसरे पे तमिलनाडु और चौथे पे केरला है। एशियाई हाथियों के समक्ष खतरे कौन कौन से हैं? इसमें वाणिज्यिक बागान जो कॉफी और चाय का विस्तार हो रहा है, आक्रामक पादपों का विस्तार हो रहा है और यहाँ पर कृषि भूमि पर जो बाढ़ लगाए जा रहे हैं उससे भी, और मानव अतिक्रमण और तेजी से बढ़ती जो विकासात्मक परियोजनाएं हैं, भूमि उपयोग में बदलाव भी किए जा रहे हैं। मानव हाथी संघर्ष जैसे मध्य भारत और पूर्वी घाट में तेजी से बढ़ रही है। इसमें आगे रेखीय अवसंरचना, सड़कें, रेलवे लाइन, बिजली की तारें वनों में मौजूद वन गलियारों को बाधित करती हैं और सिफारिशें की गई हैं कि जो वन गलियारे हैं और कनेक्टिविटियों उनको मजबूत किया जाए और पर्यावास की पुनर्बहाली करना, संरक्षण रणनीतियों में आवश्यक सुधार करना और विकास परियोजनाओं का समन्वय भी करना है। एशियाई हाथियों के बारे में देखते हैं। जो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा ये स्थलीय स्तनपायी है। स्तनपायी जो अंडे देने की बजाय बच्चों को जन्म देता है उसी को स्तनपायी बोला जाता है। ये 13 देशों में शुष्क से
लेकर आर्द्र वन और घास के मैदानों में पाए जाते हैं। ये जटिल सामाजिक संरचना वाले समूह में रहते हैं और सबसे बुजुर्ग मादा हथिनी करती है। जो सबसे बुजुर्ग माता होती है वो हथिनी होती है, जो नेतृत्व करेगी। इसमें पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है और इसे स्थानीय लोग कुल माता भी कहते हैं। जो नेतृत्व करती है ना, जटिल सामाजिक नेतृत्व वाले समूह में जो भी सबसे नेतृत्व करेगी वो बुजुर्ग मादा करती है। और किसी भी हथिनी की तुलना में इसका जो गर्भकाल होता है सबसे लंबा होता है, 22 माह का होता है, 22 महीने का होता है गर्भकाल। पारिस्थितिकी तंत्र में जो हाथियों की भूमिका है वो ये सघन वनों में अन्य प्राणियों के लिए मार्ग बनाना, सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना और वन विविधता को बनाए रखते हुए बीज फैलाव करना, इसमें और भी शामिल होते हैं। संरक्षण स्थिति की बात कर लेते हैं तो IUCN में ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है और इसमें 1972 की जो अधिनियम है इसमें वन में है अनुसूची और साइट्स की भी वन में है। भारतीय भेड़िया जिसे कैनिस ल्यूपस पल्लिप्स बोला जाता है, ये भारतीय भेड़ों जो भेड़िए हैं उनका कैनिस वंश के भीतर एक संभावित अलग प्रजाति के रूप में है और IUCN ने पहली बार मूल्यांकन जारी किया है। IUCN द्वारा मान्यता जो प्राप्त 7 प्रजातियां हैं, अब इसमें ये 8वीं प्रजाति है जिसको मान्यता दी गई है। किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। अब इसमें भारतीय भेड़िए के बारे में देख लेते हैं। कांटेदार और सामान्य झाड़ियों वाले जंगलों और शुष्क अर्ध शुष्क जो घास भूमियां उसमें पाया जाता है और ये कुछ पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। अर्ध शुष्क कटिबंध में जो कृषि पशुपालन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सामान्य बड़े मांसाहारी प्राणियों में से ये एक होते हैं। इनके खतरे जैसे पर्यावास क्षति, मनुष्यों के साथ संघर्ष और रोग। अब इसमें IUCN की वल्नरेबल ये कैटेगरी में शामिल है जो ये भेड़िया है। ऊँटों पर ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर में राष्ट्रीय ऊँट संधारणीयता पहल NCSI का प्रस्ताव किया गया है और ये FAO के परामर्श से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी पालन ने तैयार किया है। FAO के परामर्श से किया गया है और ड्राफ्ट पॉलिसी 1970 के दशक से अब तक भारत में ऊँटों की जो समष्टि है ये 75% से अधिक की गिरावट आई है 1970 के दशक से। और ऊँटों की जो समष्टि गिरावट है इसके कारण कौन कौन से हैं? जैसे पारंपरिक रूप से चली आ रही उनकी आर्थिक उपयोगिता में कमी, चरागाह भूमि की हानि और इसमें मरुस्थलीकरण, आक्रामक प्रजातियां, लंबे समय तक सूखा पड़ना, पर्यावरणीय दबाव के कारण भी इनमें गिरावट हुई है। प्रतिबंधात्मक विधिक तंत्र भी ऊँट आधारित उत्पादों के लिए अविकसित बाजार और इसमें रणनीतिक सिफारिशें भी की गई हैं कि इसमें कौन कौन सी सिफारिशें की जाएं जिससे इनकी संख्या में वृद्धि हो सके। चराई के लिए जो चरागाह भूमि है उनको संरक्षित किया जा सके और मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत किया जाए जो डेयरी संबंधी है और ऊँट आधारित पर्यटन को पुनर्जीवित भी किया जाए और इसमें पशु चिकित्सा और आनुवांशिक संरक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए जाएं और इसमें जो राष्ट्रीय ऊँट संधारणीयता पहल है वो भी शुरू की जाए। भारत में ऊँटों की जो प्रमुख नस्लें हैं वो 2 प्रकार की हैं। एक तो 2 कुबड़ वाले जिनमें 2 कुबड़ होता है, वो 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊँट जो लद्दाख में मिलते हैं और 1 कुबड़ वाले जिन्हें डोमेड्री ऊँट भी बोला जाता है, ये राजस्थान में। 1 कुबड़ वाले ऊँट राजस्थान में मिलते हैं, जैसलमेरी राजस्थान में, मेवाड़ी राजस्थान, गुजरात और खराई ये गुजरात में मिलते हैं। इसमें ऊँट के बारे में बताया गया है कि रेगिस्तान का जहाज भी इनको कहा जाता है और ये शुष्क भूमि संबंधी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए असाधारण रूप से अनुकूल भी होते हैं और ये राजस्थान और गुजरात में 90% ऊँट पालन मुख्य रूप से किया जाता है। कहाँ कहाँ पर? राजस्थान और गुजरात में। इसमें जो ऊँट पालन है इससे जुड़े पशुपालक समुदायों में रायका, रबारी, फकीरानी जाट और मांगणियार समुदाय शामिल होते हैं जो ऊँट पालन से जुड़े हुए समुदाय हैं। इनकी विशेषताएं ये बिना जल के कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं और लंबी दूरी तक यात्रा कर सकते हैं। कांटेदार रेगिस्तानी पौधों को ये खा सकते हैं। जो कांटेदार रेगिस्तानी पौधे होते हैं ये उनको भी खा सकते हैं। किस तरीके से अपने लिए अनुकूल कर लेते हैं।
ऊँटों के कुबड़ में वसा का भंडार होता है। भोजन की कमी होने पर यह ऊर्जा प्रदान करता है, जो वसा का भंडार होता है। ऊँट अपने कुबड़ में नहीं बल्कि रक्त कोशिकाओं में ये जल जमा करते हैं। ऊँटों की भूमिका पारिस्थितिकी भूमिका होती है इनकी, और ये ऊँट का जो गोबर होता है ये शुष्क क्षेत्रों में मृदा को समृद्ध भी करता है, जो शुष्क क्षेत्र हैं, जैसे राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र। IUCN ने भारत के डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता प्रदान की है, IUCN के द्वारा। और भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता देने के लिए पहला है ये, और यह संरक्षण जो रिजर्व है ये पाक की खाड़ी में अवस्थित है। इसमें यहाँ पर इसके बारे में देख लेते हैं। ये 1972-2022 में तमिलनाडु सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको स्थापित किया था, और पाक की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में 448.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसमें 12,250 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में समुद्री घास परितंत्र मौजूद है, और समुद्री घास कई अन्य समुद्री प्रजातियों का भी पोषण करती है। ये समुद्री घास कार्बन प्रच्छादन, जो समुद्री घास प्रच्छादन है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्बन प्रच्छादन के बारे में देखते हैं, ये किस तरीके से काम करता है। इसमें जो CO2 होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको पौधों, मिट्टी, जैसे पौधे होंगे, प्लांट्स होंगे, इसमें सॉइल होगी, और इसमें जो महासागर होते हैं और जो भूगर्भीय संरचनाएं होती हैं, उनमें प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से लंबे समय तक संग्रहित किया जाता है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। उसी को ही कार्बन प्रच्छादन बोला जाता है, और इसका लक्ष्य यही होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कम करके और जलवायु परिवर्तन को रोकना होता है, जिससे कम से कम जलवायु परिवर्तन हो सके। इसमें जो किया जाएगा ये काम कार्बन प्रच्छादन का, ये नेचुरल भी होता है और ये आर्टिफिशियल भी होता है। नेचुरल किस तरीके से होगा? नेचुरल जैसे प्रकाश संश्लेषण में और मिट्टी में और महासागर में, और ये आर्टिफिशियल होता है जैसे भूमि उपयोग में, और भूमि उपयोग में जैसे कि कोयले खदान होती हैं उसमें यहाँ पर इकट्ठा किया जा सकता है, भूगर्भीय भंडारण में किया जा सकता है। इस तरीके से काम करता है जिससे कि कार्बन की मात्रा को कम से कम किया जा सके। इसमें डुगोंग या समुद्री गाय के बारे में है। ये एकमात्र समुद्री शाकाहारी स्तनधारी होता है, और पूरी तरह से समुद्री घास पर ही ये निर्भर होते हैं। अगर ये घास खत्म होगी समुद्र में तो इनकी संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि उसी पर ही निर्भर होते हैं, और एकमात्र ये शाकाहारी स्तनधारी होते हैं। भारत में पाक खाड़ी इनकी जो संख्या है ये सर्वाधिक है, और इनके अलावा मन्नार की खाड़ी, कच्ची की खाड़ी आदि में पाया जाता है। समस्ती इसमें इनकी जो अनुमानित संख्या है वो 200 है, और खतरा पर्यावास का नष्ट होना, शिकार अनजाने में पकड़ लिया जाना। IUCN रेड लिस्ट जो है इनकी स्थिति वल्नरेबल है, और 1972 की सूची 1 में सूचीबद्ध है। मध्य एशियाई स्तनपायी पहल, जो मध्य एशियाई स्तनपायी पहल है, ये साइगा और बुखारा हिरण जैसी 17 स्तनपायी प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक साथ आए हैं। स्तनपायी जो सबसे बड़ा स्तनपायी होता है वो हाथी होता है, और स्तनपायी का मतलब होता है जैसे कि कुछ पशु होते हैं वो अंडे देते हैं, पशु पक्षी होते हैं अंडे देते हैं, अंडे देने की बजाय जो बच्चों को जन्म देता है वो होता है स्तनपायी। मध्य एशियाई स्तनपायी के बारे में है। 2014 में वन्य जीवों की जो प्रवासी प्रजातियां उनके संरक्षण पर कन्वेंशन, ये 11वें सम्मेलन जो CMS COP 11 है उसमें शुरू किया गया था। ये 17 प्रवासी स्तनपायी जो प्रजाति हैं उनके संरक्षण के प्रयासों का समन्वय भी करना है। इसमें WMO कांग्रेस ने अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल के तेजी से कार्यान्वयन का आह्वान किया है। इसमें यहाँ पर अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल, इसका उद्देश्य 2027 के अंत तक जीवन रक्षक व बहु आपदा EWS की मदद से सभी देशों की खतरनाक मौसमी घटनाओं, जलीय विपदाओं और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाओं का संरक्षण करना है। और इसमें 2022 में UNFCCC के COP 27 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा इसका शुभारंभ भी किया गया। WMO, UNDRR, ITU, IFRC ये संयुक्त रूप से इसका नेतृत्व करते हैं। इसमें कवरेज शुरू में 30 जो उच्च जोखिम
वाले देश हैं उस पर केंद्रित है और इसका विस्तार 100 से अधिक जो प्रतिभागी राष्ट्रों तक हो गया है। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल, इसमें आपदा जोखिम का ज्ञान और पहचान, अवलोकन, निगरानी, इसमें डेटा होगा, विश्लेषण, पूर्वानुमान, और ये इसका नेतृत्व WMO कर रहा है और इसका नेतृत्व जो करेगा संयुक्त राष्ट्र आपदा, ये इम्पोर्टेंट है। आपदा जोखिम का ज्ञान ये UNDRR संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय का नेतृत्व कर रहा है और इसमें जो ये करेगा ये WMO के द्वारा किया जाएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। और चेतावनी का प्रसार और संचार ये ITU करेगा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। तैयारी और अनुक्रिया क्षमताएं ये IFRC इसका नेतृत्व करेगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट सोसाइटीज। इसमें जो पूर्व चेतावनी प्रणाली है EWS, इसमें संकट की निगरानी, पूर्वानुमान, आपदा जोखिम मूल्यांकन, संचार, तैयारी और प्रक्रियाओं की एक एकीकृत प्रणाली है। EWS की आवश्यकता ये 24 घंटों के भीतर जो प्रारंभिक चेतावनी है उसको जारी करता है और आपदा से होने वाले नुकसान को ये 30% तक भी कम करेगा। 24 घंटे पहले प्रारंभिक चेतावनी जारी करेगा। इसमें जो आर्थिक क्षति लगातार चरम मौसमी घटनाओं से आर्थिक क्षति लगातार बढ़ रही है और इसमें 1970 के बाद वैश्विक स्तर पर 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान भी हुआ है और यह आपदा के कारण होने वाली जो मृत्यु दर है वो 6 गुना अधिक होती है और प्रभावित लोगों की जो संख्या है वो 4 गुना अधिक होती है, जो भी बहुविपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों का अभाव होता है। जहाँ पर जो भी पूर्व चेतावनी नहीं बताई जाती तो वहाँ का ये आंकड़ा बताया गया है। इसमें आगे है अरब सागर मिनी वार्म पूल। ये वैज्ञानिकों ने अरब सागर का मिनी वार्म पूल अल नीनो की वजह से मानसून में आए व्यवधान को स्वतः दूर करने के वाले तंत्र की तरह कार्य करता है। ये अरब सागर में दक्षिण पूर्वी भाग केरल के तट के पास और उष्ण समुद्री सतह तापमान का एक छोटा सा क्षेत्र है। एक जो वार्म पूल है ये वास्तव में किसी जल निकाय में बहुत गर्म वाला ये हिस्सा होता है और SST आमतौर पर 28 डिग्री सेल्सियस से ये अधिक होता है और क्षेत्रीय जलवायु और मौसम के प्रतिरूप को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक वर्ष अप्रैल और मई माह के दौरान ये भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के शुरू होने से ठीक पहले बनता है, जो मिनी वार्म पूल है। मैत्री की बात करें तो यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में इसमें नए जो अनुसंधान केंद्र है अनुसंधान ये मैत्री 2 की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें पहले भी 3 थे, जो सबसे पहले था ना उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। पहला था दक्षिण गंगोत्री जिसकी स्थापना 1983 में इसको स्थापित किया गया था पूर्वी अंटार्कटिका में, और जो दूसरे स्थान पर था वो था मैत्री। दूसरे स्थान पर था मैत्री और इसे 1989 में स्थापित किया गया था। तीसरे स्थान पर था मैत्री और मैत्री 2 अब स्टार्ट करने की बात की गई है, जो 2029 तक ये हो भी जाएगा। पवन और सौर ऊर्जा पर ये आधारित होगा। तो मैत्री पहला था, इसे 2012 में यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। अब चौथा अनुसंधान केंद्र होगा और जनवरी 2029 तक ये कार्य करने भी लगेगा। सौर और पवन ऊर्जा से संचालित होगा। हरित अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। स्वचालित उपकरणों से भी सुसज्जित होगा ये। अब इसमें यहाँ पर जो विश्व का प्राकृतिक प्रयोगशाला ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी की जलवायु और महासागर पर जो प्रणालियाँ उनको समझने में ये मदद करता है। प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर पृथ्वी के ताजे जल के भंडार का लगभग 75% मौजूद है और यहाँ पर भू राजनीतिक महत्व भी होगा इसका। अंटार्कटिका में भारत के पहले, जैसे यहाँ पर इसमें बता भी दिया है कि कब कब कौन सी शुरू की गई थी। यहाँ पर मैत्री और भारती और दक्षिण गंगोत्री। भारती 2000 इसमें और यहाँ पर जो मैत्री थी, मैत्री 1989 में और दक्षिण गंगोत्री 1983 से 1990 में। भारत का पहला ये स्टेशन था और संस्थान राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन ध्रुवीय अभियानों का प्रबंधन भी करेगा। इसका वैधानिक ढांचा
वैधानिक ढांचा भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम 2022 अंटार्कटिका के पर्यावरण और पारिस्थितिकी ये तंत्र की रक्षा भी करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है और वैश्विक प्रतिबद्धता भारत वर्ष 1983 से, क्योंकि 1983 में जो पहली बार स्थापित किया गया था दक्षिण गंगोत्री था। अंटार्कटिक संधि प्रणाली की जो परामर्शी पक्ष है और 1959 की जो अंटार्कटिक संधि है, अंटार्कटिका में ये शांतिपूर्ण उपयोग और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देती है। इसमें आगे है मड वोल्केनो। जो मड वोल्केनो है ये भारत का एकमात्र मड वोल्केनो है जो 20 वर्षों के बाद उद्गार हुआ है। कहाँ पर? बारातांग द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इसमें ये भौतिक संरचना होती है। इसमें गाद, जल और गैसें, मीथेन, कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन का भी मिश्रण होता है जब इसमें उद्गार होता है और इससे शंकु जैसे आकार का निर्माण होता है और ये वास्तव में जलवायु मुखियों के समान होते हैं। लेकिन इसमें ना गर्म लावा नहीं निकलता। ये ज्वालामुखी जो होते हैं उनके समान तो होगा लेकिन ये गर्म लावा नहीं निकलेगा इसमें। और मड वोल्केनो ये आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ प्राकृतिक गैस मौजूद होती है। जहाँ पर प्राकृतिक गैस मौजूद होगी उन क्षेत्रों में मिलेंगे। मड वोल्केनो का जो उद्गार है ये पृथ्वी की विवर्तनिकी टेक्टोनिक गतिविधियों या हाइड्रोकार्बन गैसों के संचय के कारण होता है। अब यहाँ पर जो ये होती है विवर्तनिकी, एक तो क्रस्ट होती है जो ऊपरी सतह होती है, क्रस्ट, और जो ऊपरी वाली मेंटल होगी उसके बीच में जो बनी ठोस विशाल चट्टानें होती है जो पृथ्वी की सतह को बनाती हैं, उसी को बोला जाता है। तो यहाँ पर गतिविधियों या हाइड्रोकार्बन गैसों के संचय के कारण ये होता है मड वोल्केनो का उद्गार। और ये कहाँ पर होगा? जहाँ पर प्राकृतिक गैस मौजूद होती है। ये ज्वालामुखियों के समान तो होगा लेकिन इसमें ये गर्म लावा नहीं निकलता है। ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए।